नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चलो 20 मिनट में इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको यह पूरा वीडियो देखने की सलाह दूंगा क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के अंतर्गत जितना भी ज्ञान पेला गया है उससे आप अवगत हो जाएं, और जब आपका अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाए तो आपका एक कान बंद हो जाए, यानी एक कान से अंदर और फिर दिमाग के अंदर। समझदार जो होगा वो समझ गया होगा। चलो ठीक है, कॉटन भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो बकवास बंद करते हैं और शुरू करते हैं। तो पहले पृष्ठ पर जैसे हर अंग्रेजी की नावल शुरू होती है वैसा ही यहाँ भी कुछ हुआ है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यह पाठ आपका अधिकतम रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में बात कर रहा है। जिनको नहीं पता है द्वितीय या प्रथम विश्व युद्ध के बारे में वह अब पता चल जाएगा। जैसे हर साउथ मूवी की शुरुआत में क्लाइमेक्स सीन की झलक मिलती है, वैसे यहाँ पर भी आपको क्लाइमेक्स दिखाया गया है पहले पृष्ठ पर। 1945 1945 को विश्व युद्ध द्वितीय खत्म होने को आया था। जर्मनी की बुरी तरह हार हो गई थी। एलाइज उन्हें पूर्णतः चटकाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सभी राष्ट्र दो वर्गों में बढ़ गए थे उस समय, जिनमें एक थे मित्र राष्ट्र यानी अलाइज और दूसरे धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस। अब एलाइज और एक्सिस की कॉम्पोजिशन जो भी है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सिस की हार होने वाली थी। हिटलर को यह ज्ञान हो गया था कि अब उसका अंत समीप है, इसलिए वह खुद को मारने का निर्णय लेता है, यानी कि सुसाइड करने का। वह नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी भी अलाइज के हाथों में आए ताकि वह क्लेम कर सकें कि फलाने देश ने हिटलर को मार दिया है, ऐसा ऐसा है, अब वो मर चुका है। गोबल्स जो कि हिटलर का बहुत करीबी था और जिस पर हिटलर बहुत विश्वास करता था, उससे हिटलर ने यह कहा कि जब हिटलर मर जाए उसके मरने के बाद वह हिटलर की बॉडी को जलाकर ऐसे डिस्पोज करे कि किसी को मिल ना पाए, इतना गहरा गाड़ो कि कोई ढूंढ ना पाए। गोबल्स ने भी आदेश अनुसार सारे कार्य किए और गोबल्स और उसके परिवार ने जहर खाकर मृत्यु को वर्ण कर लिया। उसने भी अपने फैमिली सहित सुसाइड कर लिया। सच्ची नेशनलिज्म की भावना। परंतु कोई बात हमेशा छुपाई नहीं जा सकती है, कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है। तो हिटलर के साथ भी कुछ ऐसे ही। हिटलर की बॉडी के साथ खुफिया विभाग और जो स्पाई इंटेलिजेंस एजेंसी, जानते हो, ये इतने खतरनाक लोग होते हैं कि कहीं से भी कुछ भी निकलवा लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब हिटलर की बॉडी का पता कैसे चला, ये कैसे पता चला कि हिटलर अब मर चुका है? तो हिटलर के मुंह से हमेशा दुर्गंध आया करती थी क्योंकि उसके दांत खराब थे। तो युद्ध में जाने से पहले उसने अपने दंत चिकित्सक से कहा कि भैया हमारे दांत में एक डेंटल ब्रिज बना दो, पता चला युद्ध लड़ते लड़ते गिर जाए। ठीक है, तो चिकित्सक ने भी आदेशानुसार दंत पुल के साथ उनके दांतों को स्थिर करने के लिए और स्थिर करा, और परिणाम स्वरूप एक असामान्य और आसानी से पहचाने जाने वाला इजिली रिकॉग्नाइजेबल सॉलिड मेटल का डेंटल ब्रिज हिटलर के दांतों में बनवा दिया। ठीक, अब जब जो जली हुई बॉडीज थी जो अलाइज को बाद में मिली, जब वो आए थे जर्मनी जहां हिटलर मतलब था बंकर अंकर में छुपा, तो उनका जब पोस्टमार्टम करा गया, पोस्टमार्टम, तो एक शव में वह ब्रिज पाया गया, वही डेंटल ब्रिज, जो इस बात का प्रमाण था कि हिटलर की मृत्यु हो चुकी है। समझे? और न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल की बात कही गई है, तो उसके विषय में ये बता दूं कि जैसे देखो, आप सभी जानते हैं कि यदि कोई क्राइम अपराध करता है तो दंड भी अवश्य भुगतता है। उसी प्रकार वॉर क्राइम्स नामक चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो कि काफी लोग नहीं जानते हैं। युद्ध के भी कुछ नियम कायदे होते हैं जो कि एक सैनिक को पालन करने होते हैं। जैसे युद्ध में स्कूलों अस्पतालों को निशाना नहीं बना सकते हैं, रासायनिक या बायोलॉजिकल हथियारों का भी इस्तेमाल वर्जित है। सिटीजन्स को डेलिबरेटली टारगेट करना भी एक अपराध होता है वॉर में। नाजी आर्मी के द्वारा किए गए सभी युद्ध अपराध का दंड देने के लिए दोषियों और जो अपराधी थे, मतलब जिन्होंने क्राइम करे थे, उनको मृत्यु दंड दिया गया, जिसमें मात्र 11 को ही फांसी पर चढ़ाया गया और बाकियों को आजीवन कारावास कर दिया। ऐसे ही चलता है। अब पहले हिटलर का परिचय दे दूं। सभी ने एडोल्फ हिटलर का तो नाम बचपन से सुनते ही आ रहे होंगे, उतनी देर से मैं भी हिटलर हिटलर चिल्लाए पड़ा हूं। कुछ महान बालकों ने तो अपने गणित के अध्यापक का नाम भी हिटलर रख दिया होगा, पर पता किसी को नहीं होगा कि उसने ऐसा करा क्या जो कि इतना फेमस होएगा बा। तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया राष्ट्र में हुआ था। परिवार गरीबा था और समस्याएं थीं, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने थल सेना में भर्ती ले ली अपने हिटलर भाई ने। परंतु वह सैनिक ना बनकर, जो नहीं गनन चलाते हैं, तोप से गोला वोला दागते हैं, वो सैनिक ना बनकर एक संदेशवाहक बने, मैसेंजर, जो कि एक सैनिक के मुकाबले कई अधिक जोखिम से भरी सर्विस थी। बहुत खतरनाक सर्विस थी मैसेंजर वाली। क्यों? अब इसका कारण भी बता दें। क्योंकि सैनिक को तो एक जगह लेटकर फायरिंग करनी है, परंतु एक मैसेंजर को बार बार उठकर इधर उधर संदेश भेजने के लिए भागना पड़ता था। इस वजह से उसको हमेशा खतरा रहता था कि गोली वोली लग जाए, बम बाजू बाजू में गिरे और चितड़े उड़ जाएं। रेडियो से एक दूसरे को संपर्क नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे शत्रु दल को भी योजना का पता चल सकता था। एक दिन एक पटाखा इनके बाजू में फटा और ये कोमा में चले गए। जब आंख खोली तो डॉक्टर वा से पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। डॉक्टर वा ने बताया कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार चुकी है और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस यानी वर्साए की संधि के अंतर्गत जर्मनी को यह नियम जो भी है फलाने फलाने नियम पालन करने को विवश किया गया है।
यह सुनकर हिटलर खिसक गई और कहा कि टोपा होगा, अलाइस कहते गए और तुम सब गधों की तरह सुनते रहे, सब चीज़ मानते रहे, हाँ 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 हमने स्टार्ट किया और ये वो फलाना एक्सेट्रा। इस क्षण से उसने निश्चित कर लिया कि अब वह देश को स्वराज प्राप्त कराएगा तो कराएगा। हिटलर ने फिर धीरे धीरे नेता नगरी में वाली गली में कदम रखने शुरू कर दिए और लोगों का दिल जीतने लगा। जब उन्हें पर्याप्त समय उसकी पार्टी को पर्याप्त समर्थन मिला तब उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नामकरण नाजी पार्टी किया। नाजी के नाम से जाने लगी उसकी पार्टी को। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह एक एक्सीलेंट उत्कृष्ट नेता था। देखो, हिटलर में ओरेटरी स्किल बहुत अच्छी थी। वह वक्तृत्व कला में विशेष रुचि रखता था। जब भी वह कोई भाषण देता तो श्रोतागणों में जैसे जोश उत्पन्न हो जाता था। मतलब उसने यह कह दिया कि अब हथियार उठाने हैं तो उठाने हैं, स्वाधीनता के लिए कट्टा तमंचा उठाना है तो तुरंत उठ जाते थे। परंतु उसने अपना कौशल का नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। चलो लौटते हैं। हाँ, तो इस पृष्ठ पे बताया गया है कि जर्मनी की बहुत बुरी हार हुई। अलाइस द्वारा जर्मनी पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया गया था, सच बात है, जिस कारण उस पर 6 बिलियन पाउंड के मुआवजे की राशि का भुगतान करने को विवश करा गया। 6 बिलियन पाउंड, जो कि इतना ज़्यादा था कि जर्मनी को यह कर चुकाने में कई वर्ष लग गए और 2010 में पूरी राशि मुआवजे के रूप में आखिरी बार भुगतान किया। तो जो 1945 में ये सब चीज़ हुई और 2010 तक चुका पाया अपना ये लोन जर्मनी। अब युद्ध के प्रभावों की बात करी जाए तो युद्ध के कारण लगभग पूरा यूरोप कर्जदार बन गया। लोग पैसों की जगह जेब में कर्ज लेकर घूमते थे। अच्छा, पहले थोड़े जर्मनी के हालात के बारे में जानो। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में खत्म हुआ, 1918 में खत्म हुआ। उसके साथ साथ शाही यानी इंपीरियल जर्मनी की हार और सम्राट के त्याग ने संसदीय दलों पॉलिटिकल पार्टीज को जर्मन राजनीति को फिर से बनाने का अवसर दिया और एक सरकार बनी जिसको वीमार रिपब्लिक के नाम से पहचाना गया। यह सरकार बनी थी। यह 1919 से 1933 तक रही, यानी फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू द राइज ऑफ नाजी पार्टी। 1933 में नाजी की राइज हुई थी और इसकी विशेषता लोकतांत्रिक संविधान और संघीय संरचना थी। वीमार नाम इस वजह से आया क्योंकि यह वीमार शहर में बनी थी। वीमार एक शहर था जर्मनी में। वीमार रिपब्लिक के समर्थकों को नवंबर अपराधियों के नाम से बुलाया जाने लगा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय रूढ़वादियों द्वारा युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। आम नागरिकों का यह मानना था कि जर्मनी के पास अभी काफी मानव शक्ति एवं संसाधन है। संसाधन मतलब कि रिसोर्सेज हैं वॉर में कंटिन्यू करने के लिए, और सरेंडर जो इन्होंने कर दिया वीमार रिपब्लिक ने, वह एक बहुत बड़ा धोखा था। अच्छा, ट्रेंच लाइफ के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बताएं तो ट्रेंचेस वो देखें ना, अक्सर मूवी में देखे होंगे, गड्ढे बने होते हैं, उसमें सैनिक घुसे होते हैं, वहाँ से फायरिंग होती है, जिसमें सैनिक वही छुप कर बैठ जाते हैं और फिर फायरिंग करते हैं ताकि वह तोप के गोलों से बचे रहें। तोप के गोले जो आके गिरते थे उससे वह सेफ रहे। इन ट्रेंचेस में जितनी सहायता नहीं करी ना, उससे ज़्यादा नुकसान करा। एक सैनिक अपनी मुंडी उठा नहीं सकता था वरना हेडशॉट की प्राप्ति हो सकती थी। अगर वर्षा होती तो सब जगह कीचड़ ही कीचड़। ऊपर से चूहे जो वहाँ मर जाते थे, उनकी सड़न से सारा वातावरण दुर्गंध युक्त हो जाया करता था। अब सोच रहे होगे कि चूहे कहाँ से आए, तो जो सैनिक हेडशॉट खाकर टपक जाया करते थे उनके शव को यही चूहे कीड़े खाने लगते थे। मतलब घिनप्पट ही घिनप्पट। राजनीतिक कट्टरवाद और आर्थिक संकट, इसमें आप स्पार्टसिस लीग के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यह जर्मनी की एक अन्य राजनीतिक पार्टी थी जिसने वीमार रिपब्लिक का विरोध किया था, अपोज किया था। जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती है, उसी प्रकार स्पार्टसिस ने वीमार का विरोध किया। स्पार्टसिस लीग सोवियत शैली के शासन का समर्थन करती थी, सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को सपोर्ट करती थी। परंतु वीमार गणराज्य ने युद्ध के दिग्गज संगठन यानी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन फ्री कॉर्प्स की मदद से स्पार्टसिस लीग की चिंगारी को बुझा दिया, यानी उसको राइज करने नहीं दिया, मौका दिया ही नहीं। इससे यह साबित हुआ कि कम्युनिस्ट और समाजवादी सोशलिस्ट अब से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। घर का वेदी लंका ढाए, सुना तो होगा ही। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। भारत पर इतने साल अंग्रेजों ने शासन कैसे कर लिया? क्योंकि हम एक दूसरे से ही हमेशा लड़ते रहे। हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेरे में पड़कर कभी समाज में भाईचारे और एकजुटता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाई। यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती रहीं और बूम। 1919 के बाद जर्मनी लगा हुआ था वॉर रिप्रेशंस पे करने में, जिस कारण 1923 में वह पूरी तरह लुट गया, बर्बाद हो गया और मरण को हो गया। क्योंकि वॉर रिप्रेशंस का पैसा अलग और जो लोन लेकर युद्ध इन्होंने लड़ा था वह अलग, जिस कारण जर्मनी को अब सारा ऋण लोन सोना देकर चुकाना पड़ रहा था, अपनी गोल्ड माइंस से गोल्ड खोद खोद कर। जब सोना खत्म हुआ और जर्मनी ने ऋण चुकाने से इनकार कर दिया, तब फ्रांस ने उसके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, डेरा डाल लिया कि हम अब खुद ही निकाल लेंगे तुम्हारी जमीन से सारे रिसोर्सेज। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान ऑस्ट्रिया ने जब जर्मनी से मदद मांगी थी, तब जर्मनी ने कहा था कि आप दबा के बम गोला बारूद का प्रयोग करो, पैसे की टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। बाद में खुद ही ना संभाल पाए और मित्रों ने मदद करने की कोशिश भी नहीं की जर्मनी की। इसलिए देखो, चॉइसेस बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि इधर तुमने उसे चुना और उधर उसने तुम्हें चूना लगाया। मात्र एक मात्रा का फर्क है चुना और चूना में। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जर्मनी की मुद्रा की वैल्यू इतनी गिर गई कि एक समय पर $1 का मूल्य
उस समय 4 अरब रुपए के बराबर हो गया था। $1 4 अरब रुपए के बराबर। एक ब्रेड का टुकड़ा यानी लोफ खरीदने के लिए ठिलियों में पैसा रखकर लोग जाते थे और तब भी नहीं मिलती थी। सोचो कितने गरीबा समय से गुजर रहे थे। आखिरकार अमेरिका ने इसके बीच में हस्तक्षेप किया और डॉक्स योजना की शुरुआत करके जर्मनी को इस संकट से बाहर निकाला, मदद करी उसकी, और जर्मनी पर वित्तीय बोझ कम किया। अब अवसाद के वर्ष, इसको बताने के लिए फील और टाइम चाहिए जो कि हम सबके पास नहीं है, ठीक है, और मेरे पास भी नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी बता दूं कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई कि लोग सड़कों पर आ गए। हर कोई हाथ में एक बैनर पकड़े दिखता कि कोई भी काम करने को तैयार है, जो भी काम कराने करा लो, बस पेमेंट हो जानी चाहिए ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। इस आर्थिक संकट के कारण लोगों में डर और चिंता पैदा होने लगी। सभी मिडिल क्लास और व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन को यह चिंता होने लगी कि कहीं ना कहीं वे मजदूर और बेरोजगारों के पद तक ना गिर जाएं। आखिर उनकी भी समाज में कुछ इज्जत थी। स्ट्रीट वॉल एक्सचेंज को अच्छे से पढ़ लेना और अध्यापक से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये शेयर या इकोनॉमिक्स मेरे बस की बात नहीं है और वैसे भी टाइम नहीं है। अच्छा, अब हिटलर की सत्ता में वृद्धि। नाजी पार्टी के विषय में आप पहले से ही परिचित हैं कि महान आर्थिक मंदी के दौरान नाजीवाद एक जन आंदोलन बन गया। चलो एक काम की बात बताता हूँ। कभी भी आपके समक्ष नाजिज्म, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म जैसी शब्द आए और आपसे अर्थ पूछ दिया जाए तो यह ध्यान रखना कि लास्ट मतलब आखिर में यह जो इज्म आईइज्म लगा होता है उसका मतलब होता है वाद। जैसे नाजिज्म नाजीवाद, इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद। ठीक, लोग जानते थे कि वीमार रिपब्लिक एक नंबर की नल्ली है और इससे कुछ होने तो वाला नहीं है। तो नाजी प्रचार ने लोगों के दिलों में बेहतर भविष्य की आशाओं को जगाया। इसलिए अनेक लोग नाजी के समर्थन में आगे बढ़े। जैसे मैंने पहले कहा था कि हिटलर में योग्यता बहुत थी। मात्र 5 फुट का बंदा जो कि मशीन गन तक ना उठा पाए, इतना ऊंचा पद कैसे उसने हासिल कर लिया? अपनी लैंग्वेज और स्पीकिंग स्किल्स के बल पर। मानो या ना मानो, परंतु कभी कभी लैंग्वेज, भाषा, कौशल और प्रतिभा पर हावी हो जाती है। समटाइम्स लैंग्वेज ओवर पावर्स और ओवरवेज स्किल्स। ओके, आप में भले ही बहुत गजब की स्किल्स हों, परंतु साक्षात्कार इंटरव्यू में वही बाजी मार पाता है जिसके पास बोलने की कला है, जिसको अच्छे से बोलना आता है। 1930 से नाजी पार्टी ने लोगों में इतनी पहचान बना ली थी कि अब कोई और दल उससे ओवरटेक नहीं कर सकता था। और मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। लोगों के लिए हिटलर मानो भगवान बन गया, जो कि उनको इस विपत्ति से बाहर निकाल एक बेहतर जिंदगी का हकदार बनाएगा। एक ज्ञान की बात और जरा पेल लें। ये जो नाजी पार्टी का फ्लैग देख रहे हो, इसके ऊपर जो ये चिन्ह बना है, जरा इसे पहचानो। स्वास्तिक पता है, जो हम लोग पावन पर्वों पर पूजा के समय बनाते हैं, वही है। 1920 में एडोल्फ हिटलर ने इसे अपनी पार्टी के सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया, जिस कारण 1935 तक आते आते इस सिंबल को द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रुटैलिटी, फासीवाद, फैसिज्म से जोड़ा जाने लगा। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी स्वास्तिक को नफरत और बुराई का प्रतीक माना जाता है, परंतु हिस्ट्री तो इसकी कुछ और ही है। अब जल्दी से आते हैं लोकतंत्र के विनाश पर। 30 जनवरी 1933 के दिन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया, जो कि सबसे ऊंचा पद था मंत्री परिषद में। अब हिटलर आराम से कुर्सी पर बैठकर लोकतंत्र के स्क्रू ढीले करने लगा, डेमोक्रेसी के स्क्रू ढीले करने लगा। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सिगरेट पीते पीते आग लगा दी, जिस कारण एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता को दबाने का। आराम से अपने दुश्मनों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया और टेंशन फ्री हो गया। हिंडनबर्ग जानता था कि अब हिटलर की पावर इतनी बढ़ चुकी है और लोगों के द्वारा मिला समर्थन इतना बढ़ गया था कि अब वह जल्द ही उसे प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा फेंक उस पर अपनी तशरीफ रखेगा। इसलिए उसने प्रेसिडेंट ने इनेबलिंग एक्ट पास करके उसे पहले ही डिक्टेटर बना दिया, घोषित कर दिया, और खुद उसके नीचे हो गया। क्योंकि देखो, फालतू में चटका दिया जाता। 5th से पढ़ते आ रहे हो कि जब डिक्टेटरशिप लागू हो जाती है तो फिर क्या क्या होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यह रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर, प्राइम, डोमिनेंट, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, ये सबको पता है। हिटलर को किसी भी हाल में जर्मनी को आर्थिक संकट से बाहर निकालना था, उसको फिर स्थिर करना था। सर्वप्रथम उसने अर्थशास्त्री है, ठीक है, आपके सामने लिखा होगा, ये उच्चारण मेरे औकात के बाहर है, को यह जिम्मेदारी दी कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सही करें। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आज जो जर्मन के ये जो कार देखते हो ना, BMW, मर्सिडीज, फोर्ड, ऑडी, ये सब जर्मन कार्स हैं, ठीक है, और ये सब एक ही कंपनी के अंतर्गत आते हैं, वॉल्क्सवैगन। उस समय वॉल्क्सवैगन बनना शुरू हुई थी, जिनको पीपल्स कार के नाम से भी जाना जाता था। और ये जर्मन के फेमस हाईवेज जानते हो, ऑटोबैन, ये सब इन्हीं की देन है, हेजल, ठीक है। हिटलर ने भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे थे। उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस के बंधन से मुक्त करा, राइनलैंड, ऑस्ट्रिया को अपने अंडर में कर लिया, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत उससे छीन लिए गए थे। और एक बहुत फेमस स्लोगन अपने मुंह से निकाला, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। उसे इंग्लैंड द्वारा भी समर्थन मिला, भले इनडायरेक्ट मिला, पर मिला। उसने लेबेंस-रॉम पॉलिसी को फॉलो किया, जिसका अर्थ निकलता है रहने की जगह। लेबेंस-रॉम यानी रहने की जगह। हिटलर का यह मानना था कि आर्थिक या अधिक भौतिक स्थान, अधिक जनसंख्या और भोजन एवं कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने के लिए पूर्वी यूरोप को जीतना जरूरी था, जिसके चलते जर्मनी ने सितंबर 1939 की सुबह पोलैंड पर हमला बोल दिया। और यही थी वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, अर्थात यहां से वर्ल्ड वॉर
II की शुरुआत हुई। इटली और जापान के साथ चीटी साइन कर हिटलर और शक्तिशाली बन गया, पर अक्सर शक्तिशाली लोगों के दिमाग में घमंड बैठ जाता है। नेपोलियन ने भी वाटरलू की लड़ाई घमंड के कारण हारी थी। देखो, वाटरलू एक ऐसा इलाका था, वाटरलू क्यों नाम पड़ा, वाटर दलदली जमीन थी, वहाँ कीचड़ कीचड़ रहता था। तो नेपोलियन वैसे भी सारे अपने जो भी बैटल्स थे जीतते जा रहा था। ऐसे ही एक वाटरलू में बैटल होने वाला था। तो एक सिपाही ने कहा था उससे कि सर ऐसा है कि यहाँ कीचड़ कीचड़ है, अगर हम फंस गए तो फिर हार तो हमारी निश्चित है, क्योंकि अगर इन्होंने शत्रु दल ने अगर से एकदम से साइड चेंज करी तो हम तोप की दिशा नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कीचड़ इलाका है। नेपोलियन ने कहा तुम मुझे सिखाओगे? और फिर आगे तो जानते ही हो क्या हुआ था। अगर उस सिपाही की बात मान ली होती तो शायद कुछ और हिस्ट्री होती अभी। उसी प्रकार हिटलर ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ब्रिटेन से लड़ते लड़ते उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। बहुत गजब है। देखो, रशियन होते हैं, यदि उन्होंने वोडका पी ली तो किसी को नहीं छोड़ते, और जैसे ही जर्मनी आगे बढ़ा सोवियत ने उन्हें चिटका दिया, खदेड़ भगाया और उनकी पूर्वी जमीन पर अपना झंडा फहराया। पश्चिम की ओर पहले इंग्लैंड हवा से पटाखे फोड़ने लग रहा था और जर्मनी दोनों के बीच पिस गया। यूएसए अपना चुपचाप इन बेवकूफ़ों को लड़ते हुए देख रहा था, क्योंकि जो भयंकर चूना उसे प्रथम विश्व युद्ध में लगा था ना, उसको वह अभी भी साफ नहीं कर पा रहा था। परंतु जापान था एक नंबर का गधा, सोते हुए शेर की नाक में गुदगुदी करने चला गया। यूएस के एक नेवल बेस पर, क्या नाम, पर्ल हार्बर पर एक सी को फोड़ा, जो कि यूएस को अच्छा नहीं लगा, बुरा मान गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन को घरे बैठा ही था यूएस, उससे कहा कि ऐसा है कि ये जो अपनी थ्योरी और रिलेटिविटी लेकर बैठे हो, इसका जरा इस्तेमाल करो और एक सुतली बम बनाओ। आइंस्टीन ने बम बनाया और दे दिया। यूएस खुशी खुशी प्लेन से जापान के ऊपर गया और हिरोशिमा पर बम पटक कर चला आया। एक पटाखे से मजा नहीं आया, और जापान का ये जो राजा, ये भी महागधा, एक पटाखा फोड़ा, नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो अभी भी लड़ते रहेंगे। दूसरा पटाखा फोड़ा, कहाँ फोड़ा? नागासाकी पर। फिर भी हम नहीं हार मानेंगे, आओ। फिर किसी महान ज्ञानी आदमी ने इनको ज्ञान दिया, तो भला हो उस आदमी का जिन्होंने इन्होंने उसको ज्ञान दिया कि काहे लड़ने में लगे हो, ऐसे भी है कितना बड़ा तुम्हारा देश। 2 बम फूट चुके हैं, ये देखो, ये हमारे गली में एक फूट रहे हैं। 2 बम तो पहले से ही फूट चुके हैं, एक और बम गिर गया तो फिर हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जापान जैसा नाम का कोई देश हुआ करता था। तो फिर अंत में सरेंडर किया, वरना तीसरा बम फोड़ दिया जाता टोक्यो में। तो नाजी विश्व दृष्टि हिटलर के अनुसार लोगों के बीच कोई समानता थी नहीं, बल्कि केवल एक नस्लीय पदानुक्रम था, रेशियल हायरार्की। उसकी दृष्टि में गोरे, ब्लॉन्ड हेयर्स यानी सुनहरे बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस सबसे उच्च हैं, और यहूदी यानी जूज सबसे निचले पायदान पर स्थित थे। हिटलर के मन में यहूदियों के लिए बहुत घृणा थी। इसके कई कारण थे। पहला, ऐसा माना जाता है कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध इन ज्यूज की वजह से हारा। दूसरा, यहूदियों से हिटलर की नफरत छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज पर आधारित थी। तीसरा, ज्यूज के खिलाफ पारंपरिक ईसाई शत्रुता। ऐसा माना जाता है कि जीसस को जिन लोगों ने सूली पर चढ़ाया था वह यहूदी धर्म के ही थे, इस वजह से यह कुछ नफरत के कारण थे। अपने हिटलर भाई को फिलॉसफी का बहुत शौक चढ़ा। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिए गए 2 कथन को बहुत गहराई से उनका अध्ययन किया। पहला, द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज हमारी आर्यन रेस। और दूसरा, हर्बर्ट स्पेंसर ने ऐड करा आइडिया की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी लूले लंगड़ों की कोई जरूरत नहीं है, फालतू के बोझ भार हैं जो कि विकास में बाधा डालते हैं। नाजी का सिंपल सा फंडा था, सबसे मजबूत जाति बच जाएगी और कमजोर नष्ट हो जाएगी। आर्यंस को डिजायरेबल और उससे अन्य कोई जाति को अनडिजायरेबल कहा जाता था। अनडिजायरेबल को नाजी जर्मनी ने बहुत टॉर्चर किया जाता था और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से टिटकाया जाता था। जितने भी एबनॉर्मल टूटे फूटे लोग हुआ करते थे, इनको इथनेशिया प्रोग्राम के तहत मृत्यु को प्राप्त कराया जाता था। इथनेशिया का मतलब होता है गुड डेथ, ऐसी मौत जिसमें दर्द ना हो और उसकी मर्जी के अनुसार उसको मारा जाए। इसे एबनॉर्मल्स को मिलती थी, हाँ, जीव्स को नहीं, उनको अच्छे से तेले लगा के छिड़काया जाता था, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉलिश पीपल पर अति भयंकर खतरनाक अत्याचार करा जाता था और उनके बालकों को ढल लिया जाता था। जो आर्यन जैसे लगते थे उनको आर्यन फैमिलीज में रेज करा जाता था, बस खत्म। यूथ इन नाजी जर्मनी क्या था, कैसा था, क्यों था, जो भी है बता रहा हूँ। ये देखो, हिटलर जानता था कि एक ताकतवर नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है जब उसके सिटीजन्स में नाजी आइडियोलॉजी पूरी तरह से भर दी जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूलिंग के जब छोटे से ही बच्चे को ये पढ़ाओगे ना, तभी वो बड़ा होकर एक परफेक्ट नाजी सिटीजन बनेगा। तो ये लोग क्या करते थे कि स्कूल्स जो थे, जैसे पोलैंड का एग्जांपल ले लो, पोलैंड में गए, स्कूल्स की जो नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, उनको फेंक दिया और नई बुक ले आए रीराइट करके कि जिसमें नाजी आइडियोलॉजी भरी हो। तो पहले तो बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया जाता था कि जर्मन्स और ज्यूज एक साथ नहीं बैठेंगे, ना एक साथ खेलेंगे, ठीक है। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जैसे हम लोग के साथ होता था ना, गोरे लोग, जो गोरे बच्चे थे वह कुर्सियों पर बैठते थे और जो हम लोग थे, काले लोग थे, वो नीचे जमीन पर बैठते थे पढ़ते समय। तो वही यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, थोड़ा ज्यादा था, और इसमें भी वही था, लूले लंगड़ों को बाहर फेंक दिया जाता था। और ज्यूज के बारे में जो जितने भी स्टेरियोटाइप्स उनको बहुत पॉपुलराइज करा जाता था। मैथ क्लास में भी, सोच रहा हूँ, गणित में भी ये सब करा जाता था। चिल्ड्रन को यह समझाया जाता था कि हमेशा वफादार रहो, सबमिसिव रहो, और ज्यूज को हमेशा हेट करो, नफरत करो उनसे, और अपने भगवान हिटलर की पूजा करो। हिटलर ने एक और अच्छी चीज देखी थी कि अच्छी चीज अपनाई थी कि स्पोर्ट्स के जरिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जैसे आपका हो गया बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से क्या है कि एक स्पिरिट ऑफ वायलेंस उत्पन्न होती है बालक में, खतरनाक आदमी बना देती है।
ठीक है, जब छोटे से ये सब करते रहेगा बंदा तो समझ रहे हो ना। और इसमें कुछ नहीं है कि जंग वॉल्फ के बारे में है। 10 साल से नीचे बच्चे जो भी थे वो जंग वॉल्फ पे जाते थे। जब 14 साल के हो जाते थे तो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हिटलर यूथ के नाम से जाना जाता है, उसमें इनका एडमिशन हो जाता था। जब ये अपनी एजुकेशन पूरी तरह से प्राप्त कर लेते थे तो ये पहले एक लेबर सर्विस में सर्व करते थे, उसके बाद इन्हें कुछ साल आर्म्ड फोर्सेज में सर्व करना होता था। ठीक, बस यूथ इसी के बारे में है। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब ये देखो, महिलाओं की उस समय जो हालत थी नाजी जर्मनी में बहुत गंदी थी। हिटलर मतलब महिलाओं को कुछ मानता ही नहीं था, वो बस बच्चे पैदा करने की मशीन उनको मानता था। तो जो गर्ल्स थी उनसे ये कहा जाता था कि ज्यूज मैन से दूर रहियो, ठीक है, अगर ना रही तो टकला कर दिया जाएगा, यही होता था। अगर जैसे कोई भी महिला है वो दूसरे देश के नागरिक से संबंध रखती है जो कि जर्मनी से नहीं बिलोंग करता है, कोई दूसरी देश का है, तो उनके सर मुंडवा दिए जाते थे, मुंह पे कालिक पोत दी जाती थी और पत्ते लटकाकर पूरे शहर में इधर उधर घुमाया जाता था। और एक और चीज़ थी कि जो महिलाएं एकदम परफेक्ट आर्यन रेस वाले बच्चों को जन्म देती थी, यदि एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया तो उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस से अवार्ड किया गया। 6 बच्चों को जन्म दिया तो सिल्वर क्रॉस, 8 बच्चों को दिया और उससे ज़्यादा दिया तो स्वर्ण गोल्ड क्रॉस, जैसे मेडल होते हैं, बस वही ये चल रहा था यहाँ। चलो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में आ जाए तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा का यह मतलब है कि जो नाजी जर्मनी थी, जो नाजी की आर्मी थी, वह अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज इस प्रकार तक बढ़ा चुकी थी कि मतलब किसी और शत्रु को यह पता ही नहीं चल सकता था कि वो करने क्या जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि रेडियो कम्युनिकेशन अगर जब होता था तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होता था कि हो सकता है दूसरा शत्रु दल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी उन पे नज़र रखी हुई है, एजेंट लगे हुए हैं, पता चल जाए। तो ये जो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते थे जिनको कोड लैंग्वेज में बोलते थे, किसी का मर्डर करना हो या किसी किल, जैसे कोई वर्ड है मास किलिंग, मतलब बहुत समूह में किसी को मारना, तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट। ज्यूज को मारना है तो फाइनल सोल्यूशन, डिसेबल्ड है बंदा उसको मारना है तो यूथनेशिया है। और सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन एरिया, डिसइंफेक्शन एरियाज वो जैसे तुम्हारे क्या कहते हैं उनको, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, इन सबको कहते थे। गैस चैम्बर्स को कहते थे डिसइंफेक्शन एरियाज। और ये जो जितने भी शब्द है ये ध्यान रखना, ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड थे, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, यूथनेशिया, डिसइंफेक्शन, ये सारे मेडिकल लाइन से उठा के वर्ड यूज़ करे गए थे। ये है। और जैसे नाजी की आइडियोलॉजी लोगों तक कैसे फैलाएं, नाजी के आइडिया कैसे फैलाएं, इमेजेस, फिल्म्स, पोस्टर, रेडियो, ये सब बहुत मदद करे थे नाजी आइडियोलॉजी को फैलाने में। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। और लास्ट में ये है आपका नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन कैंप ही था, उसमें बहुत बुरी तरीके से रखा जाता था लोगों को। यह आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिए होलोकॉस्ट के बारे में, जिससे आपको और अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब फ्री की एडवाइस कोई दूँ क्या? फ्री की एडवाइस क्या है, बस यही है कि देखो ऐसा है, अब तुम 9th में आ गए हो, 8th से 9th में आना गांव से शहर आने जैसा होता है। ठीक है, इसलिए पढ़ना लिखना शुरू कर दो, वरना 10वीं में कुछ समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 10th में तुम्हारा बहुत काम आएगा। वैसे ही नाजिज्म तुम ये लोग सोच के बैठोगे कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, पर उतना है नहीं। मैंने अच्छे से ओवरव्यू दे दिया, जब आपको टीचर पढ़ाएगा, समझाएगा, यदि आपको रिवीजन भी करना हो एग्जाम के पहले तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। ठीक है, गुड बाय। తొలి తొలి ప్రేమే దాచే కలా చిరు చిరు నవ్వే ఆపేకిలా చలి చలి గాలే వీచెంతలా మరి మరి నన్నే చేరేంతలా నిన్ను నీ నుంచి నువ్వు బయటకు రానివ్వు మబ్బు తెరలు తెంచుకున్న జాబిలమ్మలా ఈ వర్షానికి స్పర్శుంటే నీ మనసే తాకేనుగా ఈ ఎదలో నీ పేరే పలికేలే ఇవ్వాలేలా